हिस्टोरिक टीवी हिंदी में आपका स्वागत है। सेल्फी के चक्कर में सबसे ज्यादा जान गंवाते हैं भारतीय। आज से 5 साल पहले तक ना स्मार्टफोन का क्रेज था और ना ही सेल्फी शब्द से लोग इतने वाकिफ थे। स्मार्टफोन के शुरुआती दौर में लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते थे और वीडियो देखते थे, लेकिन जैसे जैसे फोन में कैमरे की क्वालिटी सुधरती गई वैसे वैसे लोग सेल्फी के दीवाने होते गए। आज हालत ये है कि फोन में 32 मेगापिक्सल के फ्रंट कैमरे मिलने लगे हैं, जबकि एक साधारण डिजिटल कैमरा में 16 मेगापिक्सल का लेंस मिल रहा है। वहीं सिर्फ 5 सालों में स्मार्टफोन का बाजार इतनी तेजी से बढ़ा कि आज लोग सेल्फी के चक्कर में जान देने से भी नहीं कतरा रहे हैं। इंडिया जर्नल ऑफ फैमिली मेडिसिन एंड प्राइमरी केयर ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि 2011 से 2017 तक 259 लोग सेल्फी लेने के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह आंकड़ा सालों साल बढ़ रहा है। सेल्फी के कारण अभी तक 159 लोगों की मौत के आंकड़े के साथ भारत सबसे आगे है, जबकि पूरी दुनिया में सेल्फी के कारण होने वाली मौत की संख्या 259 है। इस अवधि में रूस में 16 लोगों की और पाकिस्तान व अमेरिका में 14 लोगों की जान सेल्फी के कारण गई। सेल्फी स्टिक बनी वजह है। दरअसल सेल्फी का सबसे ज्यादा क्रेज सेल्फी स्टिक के आने के बाद ही बढ़ा है, क्योंकि पहले लोग ऊंचाई से या ग्रुप में परफेक्ट सेल्फी नहीं ले पाते थे, जबकि सेल्फी स्टिक के आने से लोगों की इस समस्या का समाधान हो गया है और सेल्फी के लिए लोग जान दांव पर लगाने लगे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन्हीं 6 सालों में शार्क से हमले में सिर्फ 50 लोगों की मौत हुई है। सेल्फी लेने में महिलाएं सबसे आगे। रिपोर्ट की माने तो सेल्फी लेने में महिलाएं सबसे आगे हैं। हालांकि महिलाएं सेल्फी के लिए जान जोखिम में डालने में पीछे हैं। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक युवा पुरुष सेल्फी के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। रिपोर्ट में सेल्फी से होने वाली मौत को 3 हिस्सों में बांटा गया है, जिनमें डूबने, दुर्घटनाग्रस्त होने और ऊंची जगह से गिरना शामिल है। सेल्फी से होने वाली मौत को अध्ययन में रखते हुए गोवा, दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों के कई इलाकों को नो सेल्फी जोन में तब्दील कर दिया गया है। चलिए दोस्तों, सेल्फी के दौरान होने वाली मौतों पर एक नजर डालते हैं। जानवरों के साथ सेल्फी के कारण मौत 8, डूबने से होने वाली मौत 70, बिजली के झटके से लगने वाली मौत 16, गिरने से होने वाली मौत 48, आग से होने वाली मौत 48, अन्य वजहों से होने वाली मौत 7, वाहनों के साथ सेल्फी से मौत या सड़क पर सेल्फी लेने के दौरान मौत 51। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इस बारे में कुछ भी कहना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। 1 फरवरी का वह दिन इतिहास में आज भी एक युग के अंत के तौर पर दर्ज है, जब कल्पना चावला का निधन हुआ। साल 2003 में 1 फरवरी को उनकी दूसरी अंतरिक्ष यात्रा आखिरी यात्रा साबित हुई। उसी दिन कोलंबिया अंतरिक्ष यान, जिसमें कल्पना अपने 6 साथियों के साथ थी, पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करते ही टूटकर बिखर गया। देखते ही देखते अंतरिक्ष यान के अवशेष टेक्सास शहर पर बरसने लगे। उड़न परी ने 41 साल की उम्र में अपनी पहली अंतरिक्ष यात्रा की, जो आखिरी साबित हुई। उनके वे शब्द सत्य हो गए जिनमें उन्होंने कहा था कि मैं अंतरिक्ष के लिए बनी हूँ, हर पल अंतरिक्ष के लिए ही बिताया है और इसी के लिए मरूंगी। मिशन पूरा होने के बाद जब कोलंबिया अंतरिक्ष यान कल्पना और उनके 6 साथियों को लेकर वापस धरती पर लौट रहा था, तो उसकी ऊष्मारोधी परतें फट गयीं और यान क्षतिग्रस्त हो गया। देखते ही देखते खुशनुमा माहौल मातम में बदल गया। उनका जन्म वैसे तो 17 मार्च 1962 को हुआ था, लेकिन ऑफिशियल जन्म तिथि 1 जुलाई 1961 दर्ज कराई गई थी, ताकि उनके दाखिले में आसानी हो। करनाल में बनारसी लाल चावला और माँ सजयोती के घर 17 मार्च 1962 को जन्मी कल्पना अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। घर में सब उन्हें प्यार से मोन्टू कहते थे। शुरुआती पढ़ाई करनाल के टैगोर बाल निकेतन में हुई। जब वह 8वीं क्लास में पहुंची तो उन्होंने अपने पिता से इंजीनियर बनने की इच्छा जाहिर की। पिता उन्हें डॉक्टर या टीचर बनाना चाहते थे। परिजनों का कहना है कि बचपन से ही कल्पना की दिलचस्पी अंतरिक्ष और खगोलीय परिवर्तन में थी। वह अक्सर अपने पिता से पूछा करती थी कि ये अंतरिक्ष यान आकाश में कैसे उड़ते हैं, क्या मैं भी उड़ सकती हूँ। पिता बनारसी लाल उनकी इस बात को हंसकर टाल दिया करते थे। उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों में कराटे सीखा। उन्होंने बैडमिंटन भी खेला और दौड़ों में भी भाग लिया। अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए वह 1982 में अमेरिका गईं और यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री ली। उनके पास सी प्लेन, मल्टी इंजन एयरप्लेन और ग्लाइडर के लिए कमर्शियल पायलट लाइसेंस था। किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए वित्तीय तंत्र का व्यवस्थित रहना बेहद जरूरी है।
प्रति वर्ष खासकर सरकारी आय और व्यय का लेखा जोखा तय होना और फिर उसके अनुसार ही आर्थिक गतिविधियों को संचालन सुनिश्चित करना जरूरी हो जाता है। इसे देखते हुए भारत समेत दुनिया के तमाम देशों में सालाना वित्तीय लेखा जोखा या बजट पेश किया जाता है। भारत में बजट का इतिहास 150 साल से भी ज्यादा पुराना है। भारत में सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश क्राउन के लिए 7 अप्रैल 1860 को बजट पेश किया था। भारत के लिए सबसे पहला बजट 8 फरवरी 1869 को जेम्स विल्सन ने पेश किया था। विल्सन उस वक्त इंडिया काउंसिल के सदस्य थे। उनका प्रमुख काम वित्तीय मामलों में वायसराय को सलाह देना था। विल्सन स्कॉटलैंड के जाने माने व्यवसायी, अर्थशास्त्री और उदारवादी धड़े के राजनेता थे। विल्सन प्रतिष्ठित पत्रिका द इकोनोमिस्ट और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के संस्थापक भी थे। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि आजाद भारत का पहला बजट कब पेश किया गया। आजाद भारत के पहले बजट को लेकर अंग्रेजों द्वारा दशकों पूर्व अमल में लाई गई परंपरा का आजादी के बाद भी अनुसरण किया गया। R.K. षणमुखम सेट्टी ने आजादी के बाद 1947 में संयुक्त भारत का पहला बजट पेश किया था। इसमें 204.59 करोड़ रुपए का वित्तीय घाटा दिखाया गया था, जबकि कुल राजस्व का आकलन महज 171.15 रुपए ही था। पहले शाम को पेश किया जाता था बजट। भारत में पेश किए जाने वाले बजट में काफी हद तक ब्रिटिश प्रक्रिया का पालन किया जाता है। यहाँ तक कि बजट पेश करने का समय भी ब्रिटिश बजट के अनुसार ही रखा गया था। अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में उस वक्त के वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने वर्ष 1999 में दशकों से चली आ रही परंपरा को तोड़ा और बजट को शाम 5:30 बजे की बजाय सुबह तकरीबन 11 बजे से पेश करने की घोषणा की थी। आपको बता दें कि ब्रिटेन में भी दोपहर को ही बजट पेश किया जाता है, लेकिन भारत का समय ब्रिटेन में 5.5 घंटे आगे होने के कारण ब्रिटिश भारत में बजट शाम को पेश किया जाता था। आजादी के बाद से भी इसे जारी रखा गया था। 2 हिस्सों में पेश किया जाता है आम बजट। आम बजट को आमतौर पर 2 हिस्सों में पेश किया जाता है। पहले भाग में सामान्य आर्थिक पहलुओं को शामिल किया जाता है। इसमें विभिन्न परियोजनाओं के संचालन या नए प्रोजेक्ट आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाती है। वहीं दूसरे हिस्से में कर प्रणाली को शामिल किया जाता है। इसके तहत मौजूदा कर ढांचे का बदलाव या कर में वृद्धि या कटौती के प्रावधान को शामिल किया जाता है। 2 हाथों पर टिका हुआ है यह अनोखा पुल, देखकर आप भी हो जाएंगे हैरान। दुनिया में आर्किटेक्चर के एक से बढ़कर एक बढ़िया नमूने हैं, जिसमें से एक है वियतनाम गोल्डन ब्रिज। वियतनाम में बना यह अनोखा फुटओवर खंभों पर नहीं बल्कि 2 हाथों के सहारे टिका हुआ है। सेंट्रल वियतनाम के डी नाक्स में बना हिल्स और जंगलों को जोड़ने वाला दी गोल्डन ब्रिज को देखने के लिए टूरिस्टों की भीड़ लगी रहती है। दरअसल यह 2 बड़े हाथ और कुछ नहीं, केवल तकनीकी और कारीगरी का बेहतरीन नमूना है। पुल इतना खूबसूरत है कि जो भी इसे देखता है इसमें खो जाता है। इस ब्रिज को 2 हाथों पर टिका हुआ दिखाया गया है, जिसे भगवान की संज्ञा दी गई है। यह ब्रिज खासकर पैदल चलने वालों के लिए बनाया गया है। इस पुल के दोनों हाथ स्टील से बनाए गए हैं, जिन्हें बेहद खूबसूरत ढंग से पत्थर के रंग में रंगा गया है। इसे देखने के लिए टूरिस्ट दुनिया भर से हजारों की संख्या में आते हैं। 1 साल में बनकर तैयार हुए इस ब्रिज का उद्घाटन जून 2018 में किया गया था। ब्रिज की बनावट की बात करें तो यह समुद्र तल से 1400 मीटर ऊपर है और इसकी लंबाई 150 मीटर है। इस पुल की खूबसूरती पहाड़ों से घिरे होने की वजह से और भी अधिक बढ़ जाती है। इस पुल की खूबसूरती के लिए दोनों ओर लोबियां क्राइसैंथेमम प्रजाति के सुंदर फूल लगाए गए हैं। अगर आप भी वियतनाम घूमने का प्लान बना रहे हैं तो इस पुल की सैर करना ना भूलें। हर किसी को नई नई जगह देखने का बहुत शौक होता है। अगर आप भी ऐसी ही किसी नई जगह की तलाश कर रहे हैं तो नीदरलैंड का ये थ्रून गांव आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन है। इस गांव की खासियत है कि यहाँ आने जाने के लिए सड़कें नहीं हैं। एक बार इस गांव की सैर करने के बाद आप हर वीकेंड में यहाँ आना चाहेंगे। इस गांव में नहीं है सड़कें। नीदरलैंड के गिये थ्रून गांव में आने जाने के लिए सड़कें नहीं हैं, बल्कि लोग नाव से इस गांव तक पहुंचते हैं। यह खूबसूरत गांव चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है। दक्षिण का वेनिस या नीदरलैंड का वेनिस के नाम से मशहूर इस गांव में पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। यहाँ नाव में बैठकर पूरा गांव को घूमना किसी रोमांचक से कम नहीं लगता। यहाँ नहीं है कोई बाइक या गाड़ी। इस देश को पॉल्यूशन फ्री गांव के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ एक भी गाड़ी या बाइक नहीं है। अगर यहाँ किसी को कहीं जाना होता है तो वह नाव का ही सहारा लेता है। खूबसूरत पुल। यहाँ नहरों के ऊपर 176 छोटे छोटे लकड़ी के पुल बनाए गए हैं, जो कि इस गांव की सादगी और खूबसूरती को और भी बढ़ा देते हैं।
पुल के साथ साथ यहाँ देखने के लिए कई ऐतिहासिक इमारतें भी हैं। इसके अलावा यहाँ आप टेस्टी खाने का मजा भी ले सकते हैं। सर्दियों में कर सकते हैं स्केटिंग। सर्दियों में यहाँ नदियाँ बर्फ से ढक जाती हैं, जिससे आप स्केटिंग का मजा ले सकते हैं। विंटर सीजन में घूमने के लिए आप इसे अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हिस्टोरिक टीवी हिंदी।